जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मौसम बदल रहा है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपना ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी मौसम एकदम से बदला है। सो आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए और बीमार ना पड़ना, क्योंकि आपके एग्जाम्स के दिन चल रहे हैं, आगे जाके आपने मेंस भी लिखने हैं। सो दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस द रिलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम 25th and 26th of October, and so we have 6 relevant articles from the Hindu and the Indian Express. तो हम शुरू करते हैं दोस्तों अपने पहले आर्टिकल से। और अगेन आई रिपीट दैट इस लेक्चर का जो पीडीएफ है, अगर आपको नहीं एक्सेस हो पा रहा टेलीग्राम के ग्रुप से, तो आप नीचे देखना डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। नाउ पहला आर्टिकल है, ये कल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम टू सीड अ ट्रांजिशन, रिटन बाय अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी, जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है, कि काफ़ी जाने माने नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड आर्टिकल्स इनके बहुत अच्छे आते हैं, और भी जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं उसको लेके काफ़ी अच्छा ये अपना इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम इनका आता है वंस इन 2 वीक्स। तो आप इनकी बातों को कोट भी कर सकते हैं। अगर आपको, जैसे कि मान लीजिए GS3 में अगर आर्टिकल्स आते, आपको क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड कुछ ऐसा आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली GS3 में, तो आप वहां पे इनको कोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर। अब इस आर्टिकल में ज्यादा एम्फोसाइज किया गया पंजाब और हरियाणा की जो फार्मर्स इनकम है उस पर एम्फोसाइज ज्यादा किया गया है। दैट अभी पीछे एक सर्वे हुआ था, सर्वे का नाम था सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। ये NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने ये सर्वे कैरी आउट किया था। इस सर्वे के हिसाब से, नाउ एज पर द लेटेस्ट SAS सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स, द एवरेज इंडियन फार्मर अर्नड ₹10,000 पर मंथ। ये हमने पहले भी डिस्कस किए अ कपल ऑफ वीक्स बैक। अगेन देयर वाज अ सिमिलर आर्टिकल दैट जो इनकम है फार्मर्स की फ्रॉम एग्रीकल्चर इज नॉट वेरी हाई, राइट? सो फार्मिंग इज नॉट सीन एज एंटरप्राइज। फार्मिंग को एक एज अ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज देखा जा सकता है, फार्मिंग को और प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर नॉट एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसका एक और कारण भी आता है, बिकॉज जो एवरेज लैंड होल्डिंग है किसान की, तो आपको जैसे पता होगा, बड़ा एक ये फेमस ये फैक्ट है दैट 85 to 86% ऑफ द इंडियन फार्मर्स दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और उनके पास 2-3 एकड़ से भी कम की जमीन होती है। नाउ अब यहाँ पे इस सर्वे के हिसाब से, ये जो SAS सर्वे हुआ था, यहाँ पे मजे की बात ये है दैट अक्रॉस द स्टेट्स, across the length and the breadth of the country, the highest income was received by farming households in Meghalaya. So लगभग 30,000 प्रति मंथ के लगभग around ₹30,000 per month an average farmer in Meghalaya must be earning, followed by Punjab, which is around ₹26,000-27,000, and Haryana, which is close to 23,000. Okay, fine. Now this is one thing. ये सर्वे से यहाँ से हमको पता लगा है कि इनकम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, बट जब इस सर्वे को और फर्दर डिटेल में स्टडी किया गया, सो व्हेन नॉर्मलाइजिंग दीज इनकम्स ऑफ एग्री हाउसहोल्ड्स बाय द होल्डिंग साइजेस, बाय द लैंड होल्डिंग साइजेस, पंजाब की जो रैंकिंग है ऑन पर हेक्टेयर इनकम falls from 2nd to 11th, and Haryana goes down from 3rd rank to 15th rank. So clearly the question over here is not of production, the question over here is of productivity. ठीक है, तो हमने अपने एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव कितना बनाना है। देखिए, हम कितनी बार इस बात को यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं दैट जहाँ तक तो वीट एंड राइस की बात है, तो हमारे पास ओवर प्रोडक्शन है। हमारी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पास जगह नहीं है, एंड इट इज ओवरफ्लोइंग बाय वीट राइस। और हरियाणा, पंजाब, जैसे कि आप जानते हैं, खास करके 1960s, लेट 1960s के बाद अर्ली 1970s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर शुरू हुआ था, तो पंजाब हरियाणा में वीट और राइस की फार्मिंग को, कल्टीवेशन पे बहुत एम्फसाइज किया गया था। देयर वाज अ टाइम इन द अर्ली 1960s, लेट 1950s, जब बाकी क्रॉप्स हैं, जैसे अगर हम मस्टर्ड की बात करें, मेज़ की बात करें, मेज़ यानी कि मक्की, उसकी बात करें, तो पंजाब में इसकी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। अब इतनी प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं है। हैरानगी की बात यह भी है दैट इन स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर, केरला, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, फार्मर्स आर अर्निंग इनकम by diversifying their agriculture from cultivating fruits and vegetables, spices, livestock farming. कितनी बार हमने ये बात करी है, कितनी बार we have repeatedly said this thing so number of times that the only way to improve farmers income, or shall we say to double farmers income, is by diversifying the agriculture. over reliance जो है राइस और वीट के ऊपर फार्मर्स का, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। that is also not good for the environment, because अगर हम राइस की बात करें
तो राइस कल्टीवेशन एक तो पानी बहुत ज्यादा लेता है, पानी ज्यादा लेने से डिप्लीशन होता है वाटर टेबल का, और हमने ये भी पढ़ा है एनवायरमेंट में कि राइस कल्टीवेशन से मीथेन गैस एमिशंस बढ़ते हैं। ठीक है नाउ, अब ये यहां पे जम्मू कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल की बात सुनते अगर ये देख के यहां से एक लेसन सर्व होता है फार्मर्स को जो कि पंजाब और हरियाणा के हैं, कि कैसे वो भी अपनी इनकम को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं बाय डाइवर्सिफाइंग देयर एग्रीकल्चर, बाय शिफ्टिंग अवे द फोकस फ्रॉम व्हीट एंड राइस टू अदर थिंग्स। चलिए, नाउ हाउ कैन फार्मर्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा ऑगमेंट देयर इनकम्स? तो पहली बात, नाउ इट इज हाई टाइम दैट द पॉलिसी मेकर्स दे रियलाइज दैट राइस कल्टीवेशन इज डिप्लीटिंग वाटर टेबल। हम चावल नहीं, हम तो पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के देशों में। चावल तो चलो इतना पानी कंज्यूम कर रहा है, उसके चलते इतनी मीथेन, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की यहाँ पे बात करी गई है, मीथेन इमिशंस हो रहे हैं। तो ये कहाँ की समझदारी है कि हम इतना अपना पानी का लेवल डिप्लीट करें राइस को ग्रो करके, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, प्लान टू शिफ्ट, तो यहां पे एक सजेशन दिया गया दैट एटलीस्ट 1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ पैडी एरिया, इस पे मतलब जहां पे पैडी ग्रो हो रहा है 1 मिलियन हेक्टेयर पे, अगर इसकी बजाय यहां पे मेज यानी कि मक्की अगर ग्रो हो सके तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, बिकॉज मेज यानी कि जो मक्की है वो इतना पानी कंज्यूम नहीं करता, प्लस उससे इतनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी नहीं जनरेट होती। जैसे चावल से तो अब पैडी की बात करें, उससे मीथेन गैसेस काफी इमिट होती हैं। तो यहां पे एक सजेशन दिया गया दैट पंजाब में, देखिए जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसी तरह से पंजाब में ऑन द साइडलाइंस ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक एजेंसी बनाई जाए जिसका नाम प्रपोज किया गया मेज कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब। नाउ दिस शुड बी क्रिएटेड टू बाय मेज फ्रॉम द फार्मर्स एट एमएसपी। तो मेज की एमएसपी को भी और अट्रैक्टिव बनाइए। अभी तक तो फोकस सरकार का सिर्फ चावल और वीट और राइस की एमएसपी बढ़ाने पे था। नाउ हाउ अबाउट मेकिंग द एमएसपी ऑफ मेज आल्सो मोर अट्रैक्टिव? पल्सेस हैं, मेज हैं, ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं, मस्टर्ड हैं, और भी कितनी चीजें हैं जिसकी एमएसपी सरकार बढ़ा सकती है। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो मेंशन्ड है वो ये है दोस्तों, दैट मेज कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब शुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद इथेनॉल कंपनीज, बिकॉज मेज से हम इथेनॉल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अभी पीछे सरकार की पॉलिसी थी ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन द पेट्रोल, कि 20% इथेनॉल ब्लेंड करना चाहिए पेट्रोल में, तो उसके चलते ये वहां पे भी काम आया जा सकता है। नाउ मेज प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉम्पिटिटिव एज दैट ऑफ पैडी एंड बेस्ट सीड्स शुड बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस। Now maize versus paddy benefits. Now maize needs less than 1/5 of the water as required by paddy. दूसरी बात, most of the paddy growing states like Punjab and Haryana, they give subsidies to power which is consumed when during the irrigation of rice. और अब इतनी बिजली की, इतनी पानी की कंजम्पशन तो मेज को चाहिए नहीं है, तो दिस इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंजम्पशन कैन बी इजिली सेव्ड। 8-9 हजार करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड डाइवर्ट करके हम सिर्फ चावल की पैडी की बजाय हम मेज ग्रो करना शुरू कर दें। एंड मेज विल कॉज लेसर मीथेन इमिशंस एंड लेस स्टबल बर्निंग। नाउ अभी आपको पता है पराली का टाइम है, पराली को आग लगाने का टाइम आ चुका है। अक्टूबर नवंबर में स्टबल बर्निंग की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। नाउ कंक्लूजन की बात करें, नाउ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी हैव टू बी अलोंग द लाइंस ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया अंडर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी इज मच हायर इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिकॉज इन पे एमएसपी नहीं है, ये प्योरली डिमांड ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सो incomes of farmers from Punjab and Haryana is languishing in the low equilibrium trap of rice and wheat cycle. Agriculture incomes needs to rise sustainably in a way which protects the environment. तो जिसको हम क्लाइमेट रिजिलियंट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी कहते हैं। चलिए अगला आर्टिकल, ये हरदीप पुरी ने लिखा है। हरदीप पुरी इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, फॉर नेचुरल गैस एंड ऑल्सो फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नाउ ये किस कंटेक्स्ट में आर्टिकल आया है? पोटेंशियल ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स, यहाँ पे हमने गति शक्ति योजना की जो अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई है स्कीम गति शक्ति योजना, इसको लेके अभी हमने पीछे भी लास्ट वीक भी काफ़ी इसको डिस्कशन किया था, डीएनडी में भी और एडिटोरियल डिस्कशन में भी। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 111 लाख करोड़ का बजट रखा गया है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त को रेड फोर्ट से अनाउंस किया था। अब उसके चलते हमको ये भी पता है कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जहाँ तक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात होती है, क्योंकि आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के चलते, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया के चलते, रेड टेपिज्म के चलते कितनी प्रॉब्लम आती है दैट प्रोजेक्ट साइन तो हो जाते हैं लेकिन
उसको एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, लैंड क्लियरेंसेज नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के इंडिया में, वो बहुत पैसा कंज्यूम करते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो जो लॉजिस्टिक्स जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि इतना पैसा हमारा जीडीपी के प्रोपोर्शनली जो वेस्ट होता है, वो लगभग 14 से 15% है अगर हमको कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है विच इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो जो लॉजिस्टिक वेस्टेज है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, दैट इज मच लेस, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8%. Right. Now, the scheme is a bold step in changing the status of the progress of the nation from go slow to go fast. The Indian logistics sector's already a 200 billion market is set to grow at over 10% CAGR, compounded annual growth rate, in the next 5 years to reach around $330 billion, thanks to the prosperous and rising e-commerce sector in India, that this logistics sector is also about to grow so much. Now, we also know that the cost of Indian logistics remains very high, almost close to 15% of GDP compared to the developed nations in the West, which is, so they're around the range of 8 to 10% of GDP. 60, now very, very important point, that अगर इंडिया की बात करें तो 60 to 65% of the transportation is happening through roads compared to only 25 to 30% of transportation happening through roads in the developed countries. ठीक है, अब transport through road is much expensive as compared to transport happening through sea, right? So rail freight business depends excessively on coal and domestic waterways face numerous challenges, which is why हमारा जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है, जो सी पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन है, जो सी कार्गो, जो हमारे जो कार्गो जो ट्रेड करते हैं थ्रू पोर्ट्स, वो बहुत कम है. It is expected that the PM Gati Shakti will synergize the infrastructure development projects from multiple ministries under one master plan. देखिए, हमने एक और बात डिस्कस करी थी जब इसकी हम डिस्कशन कर रहे थे एडिटोरियल्स में लास्ट वीक, इज दैट देखिए प्राइवेट इन्वेस्टर जो है उसने पैसा उठाया हुआ है मार्केट से, बैंक से. अब वो अगर आप उसको बोलोगे भी तूने सड़क बनानी है, हाईवे बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, चलो उसने पैसा उठा लिया अपनी जेब में से, तो पैसा कोई लेके नहीं फिरता. हजारों करोड़ रुपए तो किसी की जेब में नहीं होते हैं. कोई भी स्मार्ट बिजनेसमैन लोन उठाएगा, क्रेडिट लेगा बैंक से. अब उसने पैसा वापस भी करना है, नहीं करेगा, अगर पैसा वापस नहीं करेगा तो बैंक वाले, मीडिया वाले, सरकार फिर गला पकड़ लेगी कि भाई आपने, फिर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है. अब उसका लोन डिफॉल्ट कैसे करेगा, उसका क्रेडिट साइकिल डिस्टर्ब कैसे होगा, अगर उसको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मिलेंगी. अगर तो देखो किसी ने ईमानदारी से काम करना है, बिजनेस करना है, लोन उठा के बिजनेस करना है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको सड़कें बनवानी है, अगर आपको रेलवे स्टेशन बनवाने हैं, अगर आपको सी पोर्ट्स बनवाने हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि बहुत टाइमली मैनर में वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो सके. अदरवाइज वो पैसा सारा का सारा जो बैंक से उठाया गया है, जो कि आपका और मेरा पैसा है, टैक्स पेयर मनी है, वो सारा बर्बाद जाएगा. तो इसके चलते यहां पे प्रधानमंत्री ने बहुत स्पेशल एम्फेसिस दिया था कि हम टाइमली और स्पीडियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेंगे. इसका नाम भी तभी करके गति शक्ति योजना, विच एम्फेसाइजेस मोर ऑन स्पीड एंड ट्रांसपेरेंसी. चलिए, ये इसमें कुछ बातें थी जो हमने हाईलाइट्स डिस्कस करा. इसको डिटेल में हमने लास्ट वीक एडिटोरियल डिस्कशन में इसकी हमने काफी डिस्कशन करी थी गति शक्ति योजना की. प्लीज गो एंड सी दोस वीडियोस एंड आल्सो द पीडीएफ्स. नाउ अगला आर्टिकल है, ये हिंदू में कल आया था. इन ग्लासगो ऑल आइज ऑन 2030. नाउ एज यू नो, अभी इसको लेके भी हमने डिस्कशन इन द पास्ट करा है. ग्लासगो में क्या होने वाला है 31 अक्टूबर. ग्लासगो कहाँ पे है? यूके में है ग्लासगो. क्या होने वाला है वहां पे? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होने वाली है वहां पे. कब होने वाला है? 31 अक्टूबर को. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 is coming in the backdrop of the coronavirus pandemic. I mean, because obviously the last 2 years every country has been bothered by the pandemic, and also अभी रिसेंटली हमने इस साल की अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड इफेक्ट्स जो हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग करके जो इम्पैक्ट्स आए दुनिया में, चाहे वो फॉरेस्ट फायर्स हैं, चाहे वो कनाडा में इतनी गर्मी पड़ रही हो, चाहे वो लॉस एंजलिस के जंगलों में आग लग रही हो, ठीक है, ब्राज़ील के जंगलों में आग लग रही हो, इतनी गर्मी बढ़ रही हो, मॉनसून्स की बात करें, लेट मॉनसून्स की बात करें, या प्रीमेच्योर मॉनसून्स की बात करें, फ्लड्स की बात करें, तो ये सब पूरी दुनिया देख रही है. यानी कि इस साल में ये आपने भी पूरा अगर साल फॉलो करा है तो इतना तो आप भी समझ पाएंगे करंट अफेयर से कि कोई ऐसा दुनिया में कोई कोना नहीं है जिसको क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इम्पैक्ट ना आया हो. ये बात तो ठीक है. चलो, अब इसके चलते हमको ये भी पता है दैट अभी रिसेंटली आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, जिसने ये बहुत कैटेगोरिकली कहा था दैट बॉस जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इस सेंचुरी के एंड तक जो आप सब कंट्रीज ने ओथ लिया था, जो आप सब कंट्रीज इतने आप बड़ी बड़ी बातें आपने आज से 10-15 साल पहले करी थी कि हम कोशिश करेंगे कि हम ग्लोबल तापमान 2 डिग्रीज 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक राइज ना होने दें, दैट इज वेरी मच गोइंग टू हैपन, विच मीन्स दैट दिस
global average temperature is going to breach this limit of 1.5 to 2 degrees in the next 15-20 years, right? Whatever you might do. Now, this summit is coming also in the backdrop of all this talk of this net zero campaign, which is being run by the US and the Western countries. Now, here, what is the issue which is being discussed? That यार net zero वगैरह बहुत long term बात है, पहले short term बात तो करो. Short term targets must not be compromised over long term emissions. देखिए अभी तो 2050 को तो टाइम पड़ा है, ठीक है, अभी 30 साल पड़े हैं, लेकिन जो आपने पेरिस कॉन्फ्रेंस में 2015 में, तो COP21 जो पेरिस में हुआ था 2015 में, उसमें जितनी बड़ी बड़ी बातें आपने करी थी, दैट देखो कि हम बाय 2030 हमारी जो जो हमारी ग्रीन हाउस गैस की इमिशन इंटेंसिटी है वो हम रिड्यूस कर देंगे एज कंपेयर टू आवर 1990s लेवल, 2005 लेवल्स. उसका क्या होगा? वहां पे आपकी कमिटमेंट कहां पे है? नाउ, नंबर वन, मेनी हाई एमिटर कंट्रीज आर वेरी मच शॉर्ट ऑफ द इमिशंस रिडक्शंस रिक्वायर्ड बाय 2030 टू रिस्ट्रिक्ट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस. तो 2050 तो बहुत बात की बात है. द लाउडेस्ट बस दैट दी हम बाय 2050 तक हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस बिल्कुल जीरो कर देंगे. और ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न कंट्रीज का, अमेरिका का, खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया को या जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सब सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कि भाई आप भी नेट जीरो के टुवर्ड्स मूव इन करो. क्यों? क्योंकि आप भी बहुत बड़े ग्रीन हाउस गैस एमिटर हैं. तो ये अभी आपको भी पता है कि इंडिया के भी डेवलपमेंटल नीड्स हैं. तो ये जो नेट जीरो की बातें अभी कर रहे हैं, पहले ये देखें कि बाय 2030 आपने जो टारगेट्स 2015 में करे थे अपनी इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन को करने के लिए, उस पर आप कितना खड़े उतरे हैं? ठीक है. एज पर द IPCC 6th assessment report, far from achieving net zero, global emissions should be reduced by 45%. तो ग्लोबल ये जो नेट जीरो है ये तो बात की बात है, लेकिन अभी बाय 2030 यानी कि आने वाले 10 सालों में हमको जो हमारी इमिशन इंटेंसिटी है, वी हैव टू रिड्यूस इट बाय 45%, नॉट फ्रॉम द 1990 लेवल्स, नॉट फ्रॉम द 2005 लेवल्स, बट वी हैव टू कीप इन माइंड द बेसलाइन ऑफ 2010. ठीक है. Now, developed countries responsible for over 75% of the accumulated atmospheric greenhouse gases causing climate change. They should shoulder most of this burden. ये जो टारगेट रखा गया है कि पूरी दुनिया को, देखिए कलेक्टिव एफर्ट है, ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि अगर इंडिया नेट जीरो के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा. एक इंडिया इकलौता जिम्मेवार तो नहीं है ना. आप सिर्फ चाइना का गला पकड़ सकते हैं. ये तो सभी का एफर्ट है, ठीक है, कलेक्टिव एफर्ट है. कलेक्टिवली इमिशन इंटेंसिटी कम होगी तभी आगे जाके आने वाली जो 2-3 जनरेशन हैं जो कि आपके और मेरे बाद आएंगी, तभी जाके वो एक सेफ एटमॉस्फेयर में, सेफ एनवायरनमेंट में सांस ले पाएंगे, पानी पी पाएंगे, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सबका मजा ले पाएंगे. अदरवाइज तो ऐसा नहीं चलने वाला. ठीक है. एंड देयर शुड बी नो ऑब्लिगेशन फॉर ऑल द कंट्रीज टू रीच नेट जीरो बाय 2050. सो डिपेंडिंग ऑन ईच एंड एवरी कंट्रीज प्रायोरिटीज, डेवलपमेंटल नीड्स, नेट जीरो का टारगेट किसी भी कंट्री में थोपा जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज एवरी कंट्री हैज टू मीट इट्स ओन डेवलप. इंडिया की बात करें तो यहाँ पे पॉवर्टी है. अभी बहुत सारे लोगों की एस्पिरेशंस हैं कि वो अर्बनाइजेशन में आना चाहते हैं, वो रूरल एरिया से निकलना चाहते हैं. ठीक है. उसके लिए अभी बहुत डेवलपमेंट चाहिए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी गति शक्ति योजना की बात करें कि 111 लाख करोड़, कल को जाके 200 लाख करोड़ हो, 500 लाख करोड़ हो, कि भाई इतना पैसा हम खर्च करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस तो होंगे ना. लोगों को गरीबी से तो उठाना ही है. ठीक है. लोगों को मनरेगा में तो नहीं डाली रखना पूरी जिंदगी. तो अब इसके चलते उनको हमारी जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं वो अभी इतनी जल्दी 2050 में हमको मत बोलो कि नेट जीरो के टुवर्ड्स आ जाओ. हम आ जाएंगे मे बी बाय 2080, मे बी बाय 2090, बट वी हैव टू डेवलप फर्स्ट. And also the sub-Saharan African countries also. Now, why are the targets for 2030 critical? Now, IPCC has called for the 2030 emissions to be 45% less from the 2010 levels for the, अगर तो आपने इस सेंचुरी के एंड तक, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, अगर तो आप चाहते हैं, यानी कि सभी देशों को बात की जा रही है कि अगर आप चाहते हैं दैट देखो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े या उसके अंदर हो कंट्रोल, तो आपको अपनी जो इमिशन इंटेंसिटी है दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय 45%, अदरवाइज यू विल मिस द बस. नाउ द जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत कुछ कहा था. डोनाल्ड ट्रंप तो कहते थे कि क्लाइमेट चेंज सब बकवास है, क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ रियलिटी, इट इज अ फॉल्स, इट इज जस्ट अ मिथ कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग कोई चीज है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. अब खैर डोनाल्ड ट्रंप तो और भी बहुत कुछ कहते थे, बट जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू रिड्यूस इमिशंस बाय 50 to 52% below 2005 levels by 2030.
ठीक है। अब जो यूरोपियन यूनियन की बात करें, वो अपना जो बेसलाइन है, तो यूरोप यहाँ पे अमेरिका तो 2005 को अपना बेसलाइन मान रहा है, यूरोपियन यूनियन 1990 को अपना बेसलाइन लेवल मान रहे हैं। Now, this is grossly insufficient as the US is the world's second largest emitter. ठीक है। और ऐसे तो कहने को इंडिया भी थर्ड लार्जेस्ट emitter है, लेकिन हमारा जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, या हमारा जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस कंजम्पशन है, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अमेरिका और चाइना। China, the world's largest emitter, whose relentless push to add maximum infrastructure may use most of the cumulative global emissions available for 1.5 degrees Celsius. तो COP26 जो है, that must focus sharply on reducing emissions till 2030 rather than on net zero. ये लॉन्ग टर्म बात है, पहले चलो, अब वो 30 साल के बाद की बात है, नेट जीरो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहले आप इस कमिटमेंट पे तो खड़े उतरिए ना कि बाय 2030 अब इमिशन इंटेंसिटी जो है, जो ग्रीन हाउस गैस की इमिशन इंटेंसिटी है, वो आप कम से कम 40 से 45% और कम कर सकते हैं एज कंपेयर टू द 2010 लेवल्स। सो पोजीशन ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया इमिट्स 7% ऑफ ग्लोबल इमिशंस। उसके बावजूद भी इंडिया को कहा जाता था, लुक, अब इंडिया यूएस को और चाइना को लेक्चर दे रहा है, भाई आप तो थर्ड लार्जेस्ट इमिटर हो ग्रीन हाउस गैसेस के। चलो ठीक है, दैट इज वन थिंग, बट अब देखिए हमारी आबादी भी देखिए ना, दैट हमारी आबादी कितनी है, द साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन, द साइज ऑफ आवर लैंड। और उसके बाद ये कंट्रीज ये बात नहीं देखती हैं दैट हमारी कितनी लो पर कैपिटा इमिशंस हैं, विच इज फार मच लो देन द ग्लोबल एवरेज ऑल्सो। और इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है काफी सेंसिबल तरीके से। इंडिया अपनी, देखिए अब पॉलिटिक्स अपार्ट, पॉलिटिक्स में आप जो मर्जी किसी को आप कहिए पॉलिसी को कि सरकार ऐसी है वैसी है ये है वो है, बट एक बात पे दाद देनी पड़ेगी दैट जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात आती है, जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड जो एफर्ट्स की बात आती है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है, तो सरकार ने इच्छा दिखाई है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैज शोन इट्स इंटरेस्ट टू वर्क टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Now, India has so far resisted pressures to raise its Paris Agreement emissions reduction commitments. अब यहाँ पे सजेशन दिया गया है दैट इंडिया ने कमिट किया था दैट लुक, हम बाय 2030 हमारी जो इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन टारगेट है, वो हम 30 से 35% कर लेंगे एज कंपेयर टू द 2005 बेस लेवल्स। अब सजेशन दिया गया कि चलो 33 to 35% आपने कमिट किया था, बट अगर इसको बढ़ा के 38 से 40% भी कर दिया जाए, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो शोइंग दैट लुक, इंडिया डिस्पाइट बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी एस्पिरेशंस एंड सो मेनी डेवलपमेंटल नीड्स, इवन देन इंडिया इज टेकिंग दिस होल बिजनेस वेरी सीरियसली। इंडिया कुड ऑल्सो ऑफर टू अचीव नेट जीरो by 2070-75 by saying that look, ओके वी एग्री दैट हम भी नेट जीरो चाहते हैं, हम अगेंस्ट नहीं है क्लीन एटमॉस्फेयर के, क्लीन एनर्जी के, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी के, वी ऑल्सो वांट ऑल दैट, बट लुक वी हैव आवर ओन नीड्स। पहले आप 2050 तक नेट जीरो हो जाइए, हमको अपने लोगों को पहले गरीबी से निकालना है, ठीक है, हंगर से निकालना है हमको, और अपनी स्मार्ट सिटीज बनानी है, अर्बनाइजेशन करनी है। सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी जिम्मेवारी उतनी ही है जितनी जिम्मेवारी अमेरिका की, चाइना की, यूके की, मेक्सिको की, जिस मर्जी कंट्री की हो, हमारी भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी आपकी है। जहां तक एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, क्लीन एनवायरनमेंट की बात करें, ये हमारी भी जिम्मेवारी उतनी बनती है। लेकिन क्योंकि हम अभी थोड़े से इतने डेवलप नहीं हुए हैं जितने डेवलप्ड आप अमेरिका है, यूके है, जर्मनी है, तो इस करके अब थोड़ा हम ज्यादा समय लेना चाहेंगे और हम भी बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी नेट जीरो पे हम कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सजेशन इस आर्टिकल में दिया गया है। चलिए अगला आर्टिकल, इंडिया सेंट्रल एशियन आउटरीच। तो दोस्तों ये सेंट्रल एशिया का मैप है, जैसे कि आप जानते हैं किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। मोस्टली सारी लैंडलॉक्ड हैं और यहाँ पे काफ़ी रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं। नेचुरल गैस रिसोर्सेज की बात करें, यूरेनियम रिसोर्सेज की बात करें, सो दिस रीजन इज रिच विद मेनी रिसोर्सेज एंड these countries were earlier the part of former Soviet Union. So post the disintegration of Soviet Union, they became independent countries. Now, context is India and Central Asia. Now, what are the highlights? Now, India had reset its ties with the strategically critical region post the disintegration of the USSR. देखिए अभी ये क्यों क्रिटिकल है इंडिया सेंट्रल एशिया, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट इस सब के बीच में यहाँ पे आपका अफगानिस्तान भी बैठा हुआ है, ठीक है, और अफगानिस्तान में जो भी चीज़ें चल रही हैं तालिबान के आने के बाद, सेंट्रल एशियन रीजन जो है ये भी बहुत अभी क्रिटिकल है, यहाँ पे भी बहुत अभी सेंसिटिविटी है, बिकॉज यहाँ पे भी इस बात का बहुत डर है दैट जो टेररिज्म है, जो वायलेंस है अक्रॉस द AFPAC रीजन, दैट माइट स्पिल ओवर द सेंट्रल एशियन रीजन एंड इंडिया नीड्स टू वर्क वेरी कंस्ट्रक्टिवली विद द सेंट्रल एशियन रीजन सो दैट इट कैन हेल्प फॉर्म स्टेबिलिटी और
शाल वी से इंडिया के बिकॉज इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली नहीं अलाउ करता उसको बाईपास करके अफगानिस्तान में जाने के लिए, तो इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो कोऑपरेशन है बहुत ज़रूरी है ताकि इंडिया भी एक एक्टिव रोल प्ले कर सके इन दिस रीजन ऑफ अफगानिस्तान एंड इंडिया कैन बिकम रिमेन अ important stakeholder in this whole process, right? So New Delhi had signed the strategic partnership agreement in the past with Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan to stimulate defense cooperation and deepen trade relations. 2012 में New Delhi's Connect Central Asia policy aimed at furthering India's political, economic, historical and cultural connections with the region. और इंडिया की जो सेंट्रल एशियन पॉलिसी है उस पर रुकावट किसकी आती है? पाकिस्तान और चाइना की। पाकिस्तान नहीं चाहता कि सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया के अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो और ना ही चाइना चाहता है, तो चाइना तो इन कंट्रीज में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में इनको फंडिंग दे के, पैसे दे के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलप कर रहा है, ठीक है, अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और पाकिस्तान ऑब्वियसली डजंट वांट दैट दीज कंट्रीज शुड बी क्लोज टू इंडिया बिकॉज दिस विल प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस फॉर इंडिया टू अफगानिस्तान विच पाकिस्तान सर्टनली डजंट वांट। और इस सब के चलते एक और बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में अगेन हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक दैट अजीत डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने जो नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान की, यानी कि यही सब कंट्रीज तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब कंट्रीज के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया है दिल्ली में ताकि बैठ के जो सिचुएशन अफगानिस्तान में भी इवॉल्व हो रही है उसके ऊपर बातचीत हो सके। तो विच मीन सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए आज के टाइम पे बहुत क्रिटिकल है और हमारी इंगेजमेंट सेंट्रल एशियन रीजन के साथ और बढ़ रही है। रेलेवेंस ऑफ सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया, नाउ आप जानते हैं कि एक ब्लॉक है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज कंट्रोल्ड मोर बाय द चाइना। नाउ अभी हाल ही में द तालिबान रीस्टैब्लिशिंग इट्स सुप्रीमेसी ओवर अफगानिस्तान हैज एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। Now this has been used by most member countries for their own regional geostrategic and security threats, mostly by Russia and China, but nothing concrete has come. The evolving situation in Afghanistan has thrown up renewed challenges for India's regional and bilateral ties with Central Asia, so which is why मे बी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जगह वो चलो अपनी जगह पे है, बट इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी और इंगेजिंग कैसे बना सकता है, तो इस करके इंडिविजुअली इस तरह के जो जैसे सबमिट्स हैं, जैसे भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कॉल अपॉन करी है, तो यूजिंग दीज फोरम्स इंडिया कैन इंडिविजुअली ऑल्सो एंगेज विद सेंट्रल एशिया, नॉट बीइंग डिपेंडेंट अपॉन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर टू थिंग्स। नंबर वन, द रिच एनर्जी रिसोर्सेज विच दिस एरिया प्रोवाइड्स, राइट? सो देयर हैव बीन टॉक्स इन द पास्ट ऑफ द तापी पाइपलाइन, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। देन दिस ऑल्सो टॉक अबाउट द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, so which links Russia to India through the Central Asian region. Now this is very important, these are very important projects. So number one is the resources which we can access through these projects vis-a-vis Central Asia. Number two, the situation unfolding in Afghanistan, we need to have a good cooperation with these countries so that we can be relevant and become important stakeholders in the whole process in Afghanistan. सो अभी यहाँ पे अशगाबाद अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, सो इंडिया हैड जॉइंड द अशगाबाद अग्रीमेंट इन 2018 विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन अप्रैल 2011, राइट? सो द अग्रीमेंट वाज फर्स्ट साइंड बाय उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान एंड कतार इन 25th April 2011. Qatar had backed out from this agreement. The Ashgabat agreement came into force in April 2016. Now this agreement का objective क्या है? The objective is better connectivity, enhancing the connectivity within the Eurasian region and synchronizing it with other regional transport corridors like the INSTC or the Tapi pipeline, right? So ये थोड़ा सा वैल्यूडेशन हो गया इस आर्टिकल में। चलिए अगला आर्टिकल, ये आज आया इंडियन एक्सप्रेस में, सी राजा मोहन का, द टिमुल्ट नेक्स्ट डोर। कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया मस्ट पे अटेंशन टू इट्स नेबर पाकिस्तान, ठीक है, तो इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान। तो देखिए अभी पाकिस्तान में भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। चलो वो और बात है कि हम पाकिस्तान से मैच हार गए हैं, चलो मैचेस में क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है, बट नेवरदलेस इस आर्टिकल में ये बात करी गई है दैट इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहे तो कर भी सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज रीजनल डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि देखिए अभी हम इस बात को हम ये भी नहीं कह सकते ना, बिकॉज ऑब्वियसली ये हमको पता है दैट पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था तालिबान को इंस्टॉल करने में अफगानिस्तान में, बट पाकिस्तान की खुद की इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। ये बात आपने बहुत बार पढ़ी भी होगी, समझा भी होगा दैट पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। अ स्टेबल, प्रॉस्परस, राइजिंग पाकिस्तान इज इन इंडियाज
लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड ऑल्सो नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। बिकॉज अगर पाकिस्तान में आपको पता है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है पाकिस्तान का कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल सिविलियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए टिकी रहे, और अभी भी ऐसे हालात लग नहीं रहे इमरान खान के लिए कि इमरान खान की सरकार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकी रहेगी, बिकॉज इमरान खान और उनकी आर्मी के बीच में फिर से डिफरेंसेस और तू में होने शुरू हो गए हैं, खास करके जब से ISI चीफ को रिमूव करने की बात करी गई है। नाउ व्हाट आर सम प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन पाकिस्तान? ऑब्वियसली सी राजा मोहन हैज रिटन दिस आर्टिकल एंड he's an amazing thinker, he's an amazing writer, he's a geostrategic thinker. So definitely let's discuss more about this article. इसमें और क्या mentioned है? Now the fresh breakdown in the civil military relations as the PM Imran Khan bites the hand that has nurtured, बिकॉज ऑब्वियसली इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, उस सीट पे पहुंचाने में वहाँ की ISI का और मिलिट्री का बहुत बड़ा हाथ था। कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट कैन नॉट बिकम ट्रूली सिविलियन गवर्नमेंट विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द ISI एंड द मिलिट्री इन पाकिस्तान। The Arab Gulf states that have been fast friends of Pakistan in the past are now tilting more towards India. So we also know that there has been talks of a Middle Eastern Quad coming up, which also involves UAE, Israel, US also. And traditionally, countries like Saudi, UAE, they have all been more in close alliance with India of lately rather than being in more alliance with Pakistan. Pakistan today faces tension in its ties with US and Europe also. Although अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, हिस्टोरिकली अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज़ भी किया। अमेरिका भी बहुत मैनिपुलेटिव है, अमेरिका भी दूध का धुला नहीं है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बार यूज़ किया, फंड किया, फिर वो फंड के चलते कभी मुजाहिदीन की आर्मी रेस करी, कभी तालिबान की आर्मी रेस करी है। तो अब पाकिस्तान को यूज़ एंड थ्रो करना बहुत पुरानी एक आदत है अमेरिका की। बट अभी ये देखने को मिल रहा है दैट इवन अमेरिका एंड यूरोप दे हैव स्टार्टेड डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम Pakistan. Now, Pakistan's economy, this is very surprising, is 10 times smaller than of India, and Pakistan's economy is well behind that of Bangladesh also. Bangladesh has emerged as a rising economy in the South Asian region. Now, what lies for India to offer to Pakistan? So, number one, now there is growing frustration among Pakistan's friends because they want to do a lot for Pakistan, but they say that look, पाकिस्तान के लिए हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान अपना एक्ट टुगेदर नहीं कर पाता, जब तक पाकिस्तान अपने सिविलियन गवर्नमेंट, जब तक पाकिस्तान अपने पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। तो उसके सो कॉल्ड वेल विशर्स कौन थे इन द पास्ट? द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, द गल्फ मोनार्कीज, ठीक है। चाइना की बात करें तो चाइना चलो अभी भी उसका ऑल वेदर फ्रेंड है, बट देयर हैव बीन साइंस ऑफ चाइना ऑल्सो शोइंग इट्स फटीगनेस विज़-अ-वी पाकिस्तान। Now for India, it should be an occasion to reflect on the long-term regional consequences for, because जैसे मैंने भी कहा, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी बात है। अगर वो नहीं है तो एक चिंता का विषय है, बिकॉज अगर पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल है, वैसे तो पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, तो पाकिस्तान का पॉलिटिकली स्टेबल होना अनस्टेबल होना कोई ज़्यादा मतलब पाकिस्तान के लिए मैटर नहीं करता, बट एक सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में होना, हैविंग गुड रिलेशन विद इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। नाउ जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, स्केप्टिक्स, वो कहेंगे दैट लुक क्या फ़र्क पड़ता है दैट पाकिस्तान में क्या हो क्या ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में जो भी उनकी पॉलिसीज़ होंगी दे विल ऑब्वियसली बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंडिया विच इज़ वेरी टैक्टिकल। सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक कि हम अपनी इंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। हाउएवर रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट डिमांड क्या करता है दैट इंडिया शुड इंक्रीज इट्स लेवरेज इन पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स, जो कि ऑलरेडी है। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंडिया बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नो वी कांट से दैट, बट वी हैव टू इंक्रीज आवर लेवरेज मोर एंड मोर इन पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स विदाउट giving any country in the region a feeling that look, we are interfering. We strictly uphold the policy of non-interference in the whole South Asian region, but however our action shouldn't look like that we are interfering in Pakistan's internal affairs. For Delhi, this may be worth trying to turn try to turn that into influence over Pakistan's policies, if only at the tactical level and at the margins. चलिए अगला आर्टिकल ये हिंदू में आज आया है, अ फेस्टरिंग क्राइसिस इन द पाक स्ट्रेट। सो पाक स्ट्रेट कहाँ पे है? ये है आपका पाक स्ट्रेट, ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। सो दिस इज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। सो इशू क्या है यहाँ पे? इशू है, कंटेक्स्ट है, जो कि इंडिया श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन एक्टिविटीज हैपनिंग अक्रॉस द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, राइट? सो देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस इन द पास्ट and also just in the last 1 week or 10 days or so, whereby many fishermen reportedly cross the international maritime boundary line, IMBL इसको कहते हैं। अब जो IMBL है, it is an invisible demarcation between India and Sri Lanka,
ठीक है। अब ये बहुत हिस्टोरिक इशू है, मतलब इंडिया और श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं इनके बीच में जो लड़ाई है ये पिछले 40-45 सालों से चलती आ रही है। तो श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं उनका ये कहना है, श्रीलंका का ये कहना है दैट लुक, श्रीलंकन नेवी का ये कहना है दैट लुक, ये जो इंडियन फिशरमैन है जो तमिलनाडु साइड से जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, जिस पानी से जिस एरिया से वो फिश निकाल रहे हैं, ठीक है, वो एरिया जो टेरिटरी है वो हमारी है, वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर आता है, इंडिया के इकोनॉमिक जोन के अंडर नहीं आता है। ठीक है। और जो हमारे फिशरमैन हैं वो डीप सी ट्रॉलिंग टेक्निक यूज़ करके इतनी सारी फिशिंग स्टार्ट करते हैं। तो श्रीलंकन फिशरमैन जो हैं, जो श्रीलंकन नेवी है, उनको इस बात से प्रॉब्लम है दैट वाई आर दे यूजिंग सच लार्ज फिशिंग नेट्स। और उससे क्या हो रहा है, उससे चलो अगर कोई भी फिश इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कैप्चर करे, लेकिन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ द तमिलनाडु फिशरमैन एंड द श्रीलंकन फिशरमैन इज वन थिंग, तो दोनों के सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है। नाउ फिशरमैन वर इंटरसेप्टेड इन श्रीलंकन वाटर्स बाय द श्रीलंकन नेवी फॉर इलीगल फिशिंग, फॉलोइंग विच सम ऑफ देम रिटर्न डेड। तो श्रीलंकन नेवी ने कुछ लोगों को पकड़ा जो कि तमिलनाडु साइड से थे, फिशरमैन जो थे, और उनको मार दिया। ठीक है। नाउ दिस हैड रेज्ड अ कंसर्न, एंड दिस रेज्ड अ कंसर्न डोमेस्टिकली ऑल्सो विद इन तमिलनाडु। एंड यू नो ये बहुत सेंसिटिव इशू है बिकॉज ऑब्वियसली श्रीलंका हैज अ हिस्ट्री ऑफ अ लॉन्ग सिविल वॉर between the Tamilians living in Sri Lanka and the Sinhalese population. So this things gets, ये जो इशू है बहुत कंटेस्टेड है। देखिए इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना की अपनी बाउंड्री की लड़ाइयाँ हैं, इतनी गंभीर लड़ाई इंडिया श्रीलंका की नहीं है, बट ये ऐसे इश्यूज हैं जो कि बातचीत करके, नेगोशिएट करके, फिशरमैन्स को इन्वॉल्व करके, जो फिश ट्रेडर्स उनको इन्वॉल्व करके सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो ट्रॉलिंग का जो मेथड है, डीप सी वाटर ट्रॉलिंग का जो मेथड है, नाउ दिस ड्रैग्स लार्ज फिशिंग नेट्स अलोंग द सी बेड, स्कूपिंग आउट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रॉन्स, स्मॉल फिशेस एंड वर्चुअली एवरीथिंग इन दिस होल प्रोसेस। तो ये जो इंसेसेंट बॉटम ट्रॉलिंग है अलोंग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। The Sri Lankan state's response to the problem has been largely military, right, and legal one, tasking its navy with patrolling the seas and arresting the encroachers. और इंडिया का ये कहना है that आप थोड़ी humanitarian approach दिखाइए towards the Tamil Nadu fishermen. Don't be so coercive and don't be so strict towards our fishermen, towards the Tamil Nadu fishermen. Now, bottom trawling क्या होता है? तो very briefly, सो बॉटम ट्रॉलिंग इज एन इंडस्ट्रियल फिशिंग मेथड जहाँ पे एक बहुत बड़ा नेट, लार्ज नेट को यूज़ किया जाता है विद हैवी वेट्स, इट इज़ ड्रैग्ड अक्रॉस द सी फ्लोर, और जो भी आता है, चाहे इसमें प्रॉन्स हो, स्मॉल फिशेज हो, वो सब की सब चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं, राइट। सो वट एवर कम्स इन द पाथ इज डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉयड, सो दिस इज ऑल्सो नॉट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल फॉर द एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो everything in the path is disturbed or destroyed, including the sea grasses, coral reefs or rock gardens where fish hide from the predator. So this is also not an ecologically friendly practice. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये काचातीवो आइलैंड है, ये है आपका IMBL। अब हिस्टोरिकली जो काचातीवो आइलैंड है, दिस इज नो मैन्स लैंड, दिस लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नाउ अब 1974 के एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी ने जो काचातीवो आइलैंड है और इस पे जो फिशिंग राइट्स हैं वो श्रीलंकन गवर्नमेंट को पास ऑन कर दिए थे। अब लेकिन इसको लेके बहुत सारा पॉलिटिक्स भी हुआ बिकॉज दिस इज 1974-1975। तो जो तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, DMK की बात करें, AIADMK की बात करें, उन्होंने इस बात को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट तक भी कि ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट पे हम अग्री नहीं करते हैं, बिकॉज इस एग्रीमेंट के चलते अगर IMBL ये डिसाइड हो गई है तो इसके बियॉन्ड, और यहाँ पे फिश कैप्चर बहुत अच्छा पाया जाता है इस एरिया में, तो अगर यहाँ पे तमिलनाडु के फिशरमैन आके फिश कैप्चर करते हैं तो श्रीलंका का अपना पूरा राइट है, अपनी ऑटोनॉमी है कि वो जो मर्जी चाहे इनके साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, DMK और AIADMK, वो इसको अपना इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं मानते हैं। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पिटिशन डाली थी दैट वी डू नॉट अग्री विद द लैंड विच हैज बीन सीडेड इन 1974 by Indira Gandhi, this whole Kachativo Island issue towards Sri Lanka, because our fishermen do not enjoy any fishing rights over this island, over this territory, because this area has been ceded to Sri Lanka and historically this area belongs to India. That is what these political parties DMK and AIADMK have been saying in the past. Now way forward, देखिए अब ऐसा नहीं है कि इसको लेके कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। आज से 5 साल पहले नवंबर 2016 में, so there was a very close agreement between the two countries and they were very close to reaching a solution. So there was a meeting in New Delhi which was led by the foreign ministers and the fisheries ministers from both the sides. The Indian government's attempt to divert fishermen to deep sea fishing has also not been very successful. हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कई बारी अपील्स करी हैं फिशरमैन को दैट वो कोई और इको फ्रेंडली तरीके फिशिंग के अपना सकें या उन टेरिटरीज में फिशिंग करने ना जा सकें, बट दैट हैज़ नॉट यील्डेड सक्सेस सो फार।
Tamil Nadu must consider a moratorium on the bottom trawling in the Park Straits, right? Strong bilateral ties are not only about shared religious or cultural heritage, but also about utilizing the natural resources very judiciously and responsibly, right? So this is a good suggestion which has been given in this way forward कि कैसे दोनों इंडिया श्रीलंका की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, और खास करके यहाँ पे तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है, along with the big fish traders, they can reach to some kind of a conclusion, they can reach to some kind of agreement जहाँ पे जुडिशियल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जा सकता है, एक्वेटिक रिसोर्सेज किया जा सकता है, फिशरीज को यूटिलाइज किया जा सकता है जुडिशियसली, और साथ में जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसको रिस्पेक्ट दोनों कंट्रीज कर सकते हैं, ताकि ज्यादा ओवर रीच इंक्रोचमेंट किसी भी साइड से ना हो। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हम मिलेंगे परसों थर्सडे को और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।